बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसीलिए आप देख रहे हैं क्रॉस एसिड क्लासेस एक सिग्निफिकेंट मूव्स आते हुए। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल पीजे पन्नू सर हमारे साथ इस समय जुड़ते हुए। पन्नू सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब ये जो पावर प्ले, जो पावर टसल देखने को मिल रहा है, चाहे इसमें ये जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, पहले तो एक पन्नू सर ये बात समझाए, ये उम्मीद थी क्या कि पुतिन साहब इस हद तक जाते हुए नजर आएंगे? लग रहा था क्या आपको? हमेशा जब दो तरफ से बयानबाजी होती है और उसके साथ मिलिट्री पोस्चरिंग होती है, तो हमेशा इस बात का एक यकीन भी होता है कि कुछ बातें जो हैं वो मायने रखती हैं और कुछ बातें वैसे हवा में की जाती हैं दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जमाना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और वो जो दिखाया जा रहा है या बयानबाजी की जा रही है उसका क्या मतलब है। तो जब आप इस बैकग्राउंड को रख के देखें तो काफी चीजें होती हैं जो नोन होती हैं, काफी चीजें अननोन और अननोन होती हैं कि हमें पता ही नहीं, हमें किस चीज का पता ही नहीं है। तो जब ये जब एक तरफ से मिलिट्री की मोबिलाइजेशन शुरू की कुछ महीनों पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने, इसको पोस्टरिंग करके भी माना जा सकता था क्योंकि उनकी डिमांड थी और उनकी ये डिमांड थी कि डोनबास एरिया जो है उसको आजाद कर दिया जाए। यूक्रेन जो उनको आजाद नहीं था कर रहा, वहां पे रेबल मूवमेंट वैसे ही चल रही थी पिछले 10 सालों की, और ये रशनिक एथनिक ग्रुप्स हैं वहां पे। और जब 10 साल हो गए, कुछ नहीं निकला इसका, और उसी बीच जब 1914 में क्रीमिया और उससे पहले 2008 में जॉर्जिया को इन्होंने अनेक्स कर लिया रशिया ने, तो वो सोच रहा है कि ये पुरानी टेरिटरीज को रिक्लेम कर रहा है ताकि ये नेटो के हाथ में ना लग जाए। वो अभी नेटो के एक तरफ से खिंचाव था यूक्रेन का, दूसरी तरफ से नेटो की बयानबाजी थी, कोविड की मार थी, और कुछ ऐसा दृश्य भी दिखाया है कि वेस्टर्न पावर्स की वीकनेस वो ढूंढ रहे थे और उन्होंने भी सिद्ध किया है कि वेस्टर्न पावर्स सिर्फ ज्यादा डिप्लोमेसी और बयानबाजी करती हैं, पोस्ट हैं, बेचती हैं, लेकिन इसमें बॉडी बैग्स वापस घर जाए उसको नहीं वो थी। तो हुए कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ एक हार्ड मिलिट्री स्टैंड लिया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल पिछले 24 घंटों में मोबिलाइजेशन जब पूरी होगी तो प्रेसिडेंट पुतिन ने इस चीज का शायद फैसला किया, क्योंकि उन्होंने इंटरनल अप्रूवल ले ली थी लड़ाई करने के लिए। जब इंटरनल अप्रूवल ले ली अपने कंट्री की गवर्नमेंट से उन्होंने, तो एक बहुत बड़ा क्लियर बात होगी। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसके ऊपर एकदम बैठक की, चिंता का विषय था। तो लग रहा था कि वॉर इज इमिनेंट एज दे सेड एंड इट हैज प्रूव्ड टू बी ट्रू। ओके पन्नू साहब, अगर आप देखें आज सुबह जब ये पुतिन साहब का निर्णय हुआ फाइनली, अगर आप देखें तो अपनी एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करने का, एक बात तो हमें समझ में आ गई थी कि इस खबर का एक अध्याय पूरा हो गया। रशिया ने हमला किया। रशिया, अगर आप देखें, इस चीज़ को प्रिपेयर्ड था लेकर कि भाई हमारे पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा, सैंक्शंस लगेंगे। एक अध्याय पूरा हुआ। सर, दूसरा अध्याय ये है, दूसरा अंश ये है कि अब नेटो क्या करेगा, यूएस क्या करेगा, क्या उनकी तरफ से रिटेलिएशन संभव है? हम लोगों का, अगर आप देखें, सारा इंटरेस्ट इस बात पे ही आधारित है। जहां जहां यूरोप में या फिर जहां जहां नेटो की प्लेसमेंट है, जहां पे उनकी आर्म फोर्सेस इस वक्त हैं, वो रशिया के इस कदम को रिटेलिएट करने के स्थिति में है इस वक्त, आपको लगता है? मेरा ख्याल वो रिटेलिएशन, कोई मिलिट्री रिटेलिएशन करने के लिए ना तो तैयारी है ना कोई इरादा लगता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ज्यादा चिंता प्रकट कर रहे थे सब मेंबर्स, सिर्फ बयान दे रहे थे रशिया के अगेंस्ट की सैंक्शन लगाएंगे। और ऐसे बयान और सैंक्शंस की जो थ्रेट है या कॉशन है, वो तो 2008 और 2014 में भी उनको दिए थे, लेकिन दे वर क्वाइट अनडेटेड, उन्होंने इसके बारे में चिंता नहीं की है। दूसरी बात, अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो उससे पुतिन को फायदा होता है, क्योंकि वो ऑयल सरप्लस कंट्री है, वो ऑयल एक्सपोर्टर है, पूरे यूरोप को ऑयल बेचता है। और अगर वो ऑयल जितना ज्यादा जाए तो इस वॉर की जो इकोनॉमिक रिपरकशन है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर पड़ती है। तो एक तो ट्रेड वॉर और टेरिटोरियल वॉर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है
कि अगर वो टेरिटरी जीतता है तो अभी भी ट्रेड भी जीत रहा है, और साथ में जुड़ा हुआ है चाइना, जो अगर क्रूड की कीमत ऊपर जाएगी तो चाइना सफर करता है, क्योंकि वो भी नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो अभी रशिया और चाइना नजदीक आ गए हैं, तो हो सकता है उनका भी कुछ ट्रेड ऑफ चल रहा हो, और अगर वो ऐसा कोई ट्रेड ऑफ चल रहा है तो मेरा ख्याल ये जो अग्रेशन है रशिया की तरफ से, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जितनी देर तक उन्होंने अभी बोला है यूक्रेनियन आर्मी को कि आप अपने हथियार डाल दो, आप सरेंडर कर दो, या आप खुद प्रेसिडेंट उनको बोलें कि मैं अपनी रशियन यूक्रेनियन आर्मी को बोलता हूं कि युद्ध को रोकें। तो अगर प्रेसिडेंट यूक्रेन उनकी बात मान जाते हैं तो उनकी सिर्फ डिमांड ये है कि वो साउथ ईस्टर्न एरिया जो यूक्रेन का है, डॉनबास, जहां पे डॉन कॉसेक ट्राइब्स हैं, जो रशियन ट्राइब्स हैं, हाँ। जो पिछले 10 सालों से और उनके ऊपर अपनी डिमांड कर रहे हैं इस एरियाज को इंडिपेंडेंट करने की। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने तो कल बयान दे दिया था कि आई रिकॉग्नाइज देम एज इंडिपेंडेंट, और अगर वहां पे रशियन ट्रूप्स की पहले इनडायरेक्ट सपोर्ट थी, it was a proxy war situation, but today there has been a direct attack on the military installations. वो सीधी की सीधी एक बात सिद्ध करती है कि रशिया wants to do a very quick military operation and bring a very quick military victory as an outcome, ताकि ये दो जो इलाके हैं डॉनबास एरिया के, जिसको वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, वो उसको रिकॉग्नाइज कर दे यूक्रेन। अगर ये रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और यूक्रेनियन आर्मी सीज फायर के लिए मांग करती है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि इसका कुछ रिजल्ट निकले। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो नेटो, अदर देन पोस्टरिंग और गेटिंग अलायंसेस और मेकिंग डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट्स, इससे ऊपर अभी कुछ करने के लिए तैयार है। जब तक इनकी तैयारी कुछ होगी, मेरा ख्याल मिलिट्री आउटकम तब तक पूरा हो चुका होगा। हाँ, रशिया ने वो कहते हैं ना शॉक एंड ऑ का इस्तेमाल किया। पन्नू सर, पता है हमको स्टॉक मार्केट में दिक्कत ये होती है कि जो अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा पसंद नहीं आती, वो ज्यादा सेंटिमेंट्स पे हावी हो जाती है। अब क्या सर, आपका आकलन क्या कहता है सिचुएशन को असेस करने के बाद? अब वो कड़े सैंक्शंस और उसके बाद डिप्लोमेसी, या फिर यूक्रेन की बियॉन्ड एस्केलेशन, या इस इशू का एस्केलेशन और ज्यादा? बाजार ये जानना चाहता है। तो पन्नू सर, आपका आकलन क्या है? मेरा ख्याल कोई ऐसी बड़ा युद्ध होने के कोई अंदेशा नहीं है। ये एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जहां तक क्रूड ऑयल की कीमत की बात है, वो टेम्परेरीली हाइक है, क्योंकि अभी अमेरिका भी गल्फ रीजन में ये एक चीज का गुहार लगाएगा कि, और लगा रहा है, उन्होंने ऑलरेडी डिमांड की है कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसको शायद कुछ टाइम लग सकता है, और अपने रेट्स को डाउन करो ताकि उसका फायदा रशिया को ना हो। तो ये एक ट्रेड और कॉस्ट वॉर और प्राइस वॉर विल आल्सो स्टार्ट ऑन द साइडलाइंस। इफ द अमेरिकans cannot control the price of oil, then largely they would be on a back foot, and I think Americans will not allow that. So मेरा ख्याल जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये एक सीजनल फ्लू की तरह है कि अगर कुछ वेदर और चेंज हुआ है तो आपको उसका असर तो जरूर होता है, but I don't think so that there is a immediate threat or indications of a global war. Only time will tell, but I don't think so. I think ये एक localized conflict रहेगा, और क्योंकि इसको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब हुई थी जब ये कन्वेंशनल वॉर कई देशों ने ज्वाइन कर ली थी, और वो बंद भी न्यूक्लियर बॉम्ब से हुई है, और उसके बाद कोई ऐसी अलाइनमेंट्स नहीं हुई। कोल्ड वॉर हो गया। कोल्ड वॉर का मतलब है कि लड़ाई के लिए तैयारी रखो, लेकिन ये न्यूक्लियर स्टेलमेट की वजह से एक ऐसी स्थिति पैदा कभी भी नहीं हुई, और आज भी ऐसे हथियार हैं न्यूक्लियर और केमिकल और CBRN जिसको बोल देते हैं, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आर द वंस, दे विल नेवर अलाउ एनी मिलिट्री एक्शन टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड सो दैट किसी को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रयोग करना पड़े। तो मेरा ख्याल दिस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर वेस्ट वर्ल्ड, बिकॉज अगर उसको आप देखो, वेस्टर्न पावर्स को नहीं मिलेगी क्रूड, नहीं मिलेगा, विंटर्स इन एनी केस दे सफर अ लॉट because their entire energy needs were largely being met by the Russians. ठीक बात। That will be cut off, and I think the NATO will also want, rather than a military confrontation, some kind of a
understanding. So a lot of back channels must be already working. A lot of people of the international community and locals who are residing in Ukraine are also making a beeline, wanting to get out of the country, which is also not a very good thing for the international community. तो इस चीज का हल निकालना बहुत जरूरी है, और वही मेरा ख्याल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बैठा है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी क्या करेगा अगर 2 P5 मेंबर आपके विरोध में हैं. लिटरली स्पीकिंग P5 3 यूएसए के साथ हैं, यूएसए मिला के, और 2 रशिया और चाइना आर ऑन द ऑपोजिट साइड. अब देखते हैं वो किस तरह समीकरण बैठते हैं. लेकिन सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली इससे ज्यादा एस्केलेशन यूक्रेन के बियॉन्ड, ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बियॉन्ड शायद नजर ना आए. तो इसका मतलब हो सकता है वो स्ट्रिक्ट सैंक्शंस और फिर डिप्लोमेसी रूल करे. देखते हैं. लेकिन हाँ, दिक्कतें हैं. सर ने बहुत बार कच्चे तेल की बात करी, और कच्चा तेल हम लोग कह रहे थे $100 के पार आज सुबह चला गया. $100 के पार गया था 2014 के बाद पहली बार, और इस समय 100 नहीं, $103 के ऊपर